हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एनपीएस के लेक्चर का सेकंड पार्ट। इसका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करवा दिया है और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर को मैं 7 पार्ट में डिवाइड करूंगी। ठीक है, तो मतलब आपको याद होगा मैंने बताया था कि पहले मैं एनपीएस का बेसिक करवाऊंगी, फिर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, फिर उस तरह से मैंने इस लेक्चर को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो आज हमारा इसका थर्ड पार्ट होगा इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, क्वेश्चन नंबर 31 to 45। ठीक है, और मैं देखती हूँ अगर ये लेक्चर आज पूरा हो जाता है तो ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट के लेक्चर, मतलब हर एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए हैं उनका लेक्चर ट्राई करूँ मैम। तो मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं जितने भी एक्ट हैं आपके जो आरआरबी स्टाफ वेलफेयर में आएंगे उन्हें जो जो अमेंडमेंट हुए हैं उसका एक वीडियो एज सुन एज पॉसिबल आपके एग्जाम से पहले मैं लेकर आ जाऊँ। ठीक है, तो चलो अब हम देर नहीं करते, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों करवा रही हूँ और थ्योरी से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हैंड टू हैंड करवा रही हूँ। और थ्योरी के नोट्स मैंने इसमें नहीं डाले हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और इतना ज्यादा कर पाना मुश्किल हो जाता है फिर। ठीक है ना, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट और रिटर्न वाले पार्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, मेजर क्लासेस ऑफ एनपीएस इन्वेस्टमेंट आर। एनपीएस को ना कई क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाता है, उसमें कई क्लासेस होती हैं जैसे ई, सी, जी, क्लास ई, क्लास सी, क्लास जी। तो ये वही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि एनपीएस की मेजर क्लासेस कौन सी हैं। तो ये है ई फॉर इक्विटी, सी फॉर कॉर्पोरेट डेट, जी फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हमें इनमें ही जब हम एनपीएस में एनरोल करते हैं ना, एनपीएस में एनरोल करते हैं तो हमें इन्हीं क्लास के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ये उस क्लासेस के नाम है। अब ये भारी भरकम क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, इतना डीपली तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट ओवरऑल मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, देखो 4 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, 4 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। पहला होता है हमारा, फर्स्ट होता है हमारा लो रिस्क, लो रिस्क। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा लो रिस्क। इसमें हमारा क्या आता है, इसमें हमारा आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटी है उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, एंड सेकंड हमारा आता है मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट, मॉडरेट रिस्क। सेकंड आता है हमारा मॉडरेट रिस्क। ठीक है, तो ये होता है हमारा सी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड, सी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो ये आ गया सी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मैंने आपको बताया। ये आ गया लो रिस्क में। ठीक है, ये आ गया लो रिस्क में और ये आ गया आपका मॉडरेट रिस्क में, एमआर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इक्विटी। इक्विटी में क्या आता है, इक्विटी में होता है हाई रिस्क, एचआर। तो आप ना कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, क्योंकि मैंने हर चीज मेंशन नहीं करी है और जो पॉइंट मैं बोलती जा रही हूँ आप नोट डाउन करते जाना। एंड लास्ट होता है वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। ठीक है, वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क में क्या आता है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आते हैं जिसे हम बोलते हैं AIF। ठीक है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं हमारे इसमें, क्वेश्चन में तो 3 दिए हुए हैं, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है लो रिस्क, लो रिस्क में आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दूसरा होता है मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिस्क में आता है कॉर्पोरेट डेट। तीसरा होता है हाई रिस्क, हाई रिस्क में आता है इक्विटी सिक्योरिटीज। एंड लास्ट में होता है फोर्थ वेरी हाई रिस्क। ठीक है, तो वो होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, इन्वेस्ट, अब मैं इसी इसी क्वेश्चन में आपका कुछ और भी बता रही हूँ, तो उससे आपके आगे के एमसीक्यू जल्दी जल्दी हो जाएंगे, मुझे हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। देखो इन्वेस्टमेंट के ना 2 ऑप्शन होते हैं, एक होती है एक्टिव चॉइस और एक होती है ऑटो चॉइस। ठीक है, एक्टिव चॉइस में क्या होता है, कस्टमर अपने अकॉर्डिंग अपना अमाउंट लगा सकता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो कस्टमर अपने अकॉर्डिंग अपना अमाउंट खुद लगा सकता है एनपीएस में कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। लेकिन उसकी एक कंडीशन ये होती है कि आप 75% से ज्यादा नहीं लगा सकते। अभी जैसे मैंने अमाउंट बताया 10 लाख, तो 10 लाख का 75% से ज्यादा आप नहीं लगा सकते, ये याद रखना। हो सकता है कि एनपीएस में कितना अमाउंट हम लगा सकते हैं, तो एनपीएस में हम
75 जितना हमारा अमाउंट है उसका 75% ही लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। और ऑटो चॉइस में क्या होता है, ऑटो चॉइस में होता है कि आपको ना एक मैनेजर मिल जाता है, ठीक है, मैनेजर मिल जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है या एनपीएस में कैसे करना है, तो आपको एक मैनेजर अलर्ट हो जाएगा, और वो मैनेजर आपका अमाउंट जो होता है ना, आपका जो अमाउंट होता है, वो खुद आपके अमाउंट को देखेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना। मैनेजर कितने टाइप के होते हैं, मैं यही सारी थ्योरी करवा रही हूँ आपको, इसके एमसीक्यूज के आंसर आपको भी कमेंट में मेंशन करने हैं। मैनेजर कितने टाइप के होते हैं, मैनेजर होते हैं 8 टाइप के, 8 टाइप के मैनेजर होते हैं, ठीक है। अब उन 8 टाइप के मैनेजर के नाम मैं आपको बताऊं, आप नोट नोट डाउन कर लो। जैसे आईसीआईसीआई, आईसी आईसीआई ट्रेडिशनल पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, ठीक है, कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, रिलायंस कैपिटल, एसबीआई पेंशन फंड, ठीक है, और यूटीआई रिटायरमेंट, एचडीएफसी, एचडीएफसी और बिरला सन लाइफ। तो ये 8 पेंशन मैनेजर फंड होते हैं। इन्हें आगे मैं बोलूंगी पी पेंशन फंड मैनेजर, पीएफएम। अगर कहीं पे मैं पीएफएम का यूज करूं तो समझ जाना मैं पेंशन फंड मैनेजर की बात कर रही हूँ। इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको आधी से ज्यादा एनपीएस की थ्योरी क्लियर कर दी है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, असेट असेट क्लास ई का मीनिंग क्या है, आंसर कमेंट में मेंशन करो, अभी बताया सारे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्लास जी का मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड। एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करो। क्वेश्चन नंबर 34, क्लास सी में जल्दी से कमेंट करो। जितनी जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रही हूँ उससे ज्यादा तेज आपके हाथ चलने चाहिए मैसेज में, क्योंकि आप लोगों के हाथ जब किसी से चैट करते हो ना, तब बहुत जल्दी चलते हैं, आंसर देने में नहीं चलते आपके हाथ। कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी जो जितनी मैंने थ्योरी कराई थी उसके सारे क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे होंगे आपके। मैक्सिमम एलोकेशन टू इक्विटी इन एनपीएस, एनपीएस में कितना एलोकेशन कर सकते हैं, एनपीएस में मैंने अभी आपको बताया था 10 लाख का एग्जाम्पल लेके, 75%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, अंडर पैसिव ऑटो चॉइस इक्विटी एलोकेशन रिड्यूस फीस, ठीक है। देखो अगर ऑटो चॉइस है, ठीक है, ऑटो चॉइस है तो क्या होगा, इक्विटी एलोकेशन रिड्यूस होगा, हायर कंट्रीब्यूशन अमाउंट होगा, इंक्रीजिंग एज होगी, फंड मैनेजर चॉइस या एम्प्लॉयर प्रेफरेंस। तो ऑटो चॉइस में क्या होता है, ऑटो चॉइस में आपको मैनेजर मिलता है, मैंने आपको बताया था ना, ऑटो चॉइस में आपको मैनेजर मिलेगा, ठीक है, मैनेजर मिलेगा, ठीक है, और वो खुद आपके अमाउंट को देखेगा। और इसमें अगर इक्विटी एलोकेशन रिड्यूस हो रहा है तो वो किस रीजन से हो रहा है ये पूछ रहा है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना और आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपने नोट किया होगा कि गवर्नमेंट ना अमाउंट आपको कम देती है, और आप जितनी जल्दी एज में, मतलब जैसे 18 की एज में करोगे तो आपका जो अमाउंट है ना वो बढ़ता है, ठीक है। तो ये इन्वर्स होता है एक दूसरे के। तो अब ये कह रहा है कि इक्विटी एलोकेशन रिड्यूस हो रहा है, इक्विटी एलोकेशन रिड्यूस हो रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है कि किसी ने एज बढ़ी है जब वो अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या समझाना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मेरे को ये लेक्चर आज ही पूरा करना है, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे तो थर्ड पार्ट भी लाना पड़ेगा। देखो, एट द एज ऑफ 18, अगर 18 साल की एज है तो ऑटो चॉइस इक्विटी एलोकेशन क्या होगा, ठीक है, तो वो होता है आपका 50%, ठीक है। ये फैक्ट मैं लेके आई हूँ, ये आप याद कर लेना, हो सकता है क्योंकि आरआरबी स्टाफ वेलफेयर में ना इसके 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे इसके एनपीएस के। और पेड ग्रुप वाले बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मैंने ग्रुप पे भी मैसेज डाला था, आईडी ऐप का मैं एक आपका सेशन लेने के लिए सोच रही हूँ, जो मैं जी मीट पे लूंगी और पेड वाले बच्चों के लिए होगा वो। तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि आप किस टाइम सुटेबल हो, और इस ऐप में, आईडी ऐप में जितने भी आपके अमेंडमेंट हुए हैं ना, अमेंडमेंट हुए हैं या फिर जो केस लो है या फिर सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारे मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अगर एज 55 है, ऑटो चॉइस आपने चूज किया है, इक्विटी एलोकेशन रिड्यूस होगा, कितना होगा, वो होता है 10%, ठीक है, आपको 10%।
ये ये याद कर लेना, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकती हूँ आपको। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज एनपीएस रिटर्न रिकॉर्डेड इन रिसेंट ईयर में एनपीएस कितनी रिटर्न दे रहा है? तो ये दे रहा है 7.5 टू 11%। यहाँ परसेंट लगाना भूल गई हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है, देखो अगर पीडीएफ वगैरह में मिस्टेक हो जाती है तो उसे इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेली ही हैंडल करती हूँ। कंटेंट भी खुद ही बनाती हूँ, फिर रिकॉर्ड भी करती हूँ, एडिट भी करती हूँ, फिर अपलोड भी करती हूँ, और मेरे अदर वर्क्स भी होते हैं। तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे बता दो, मैं उसे करेक्ट करके दे दूंगी, ठीक है। पर कोई उल्टे सीधे कमेंट मत करना प्लीज। चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो। सब्सक्राइबर कैन चेंज पेंशन फंड मैनेजर हाउ मेनी टाइम्स ए ईयर? पेंशन फंड मैनेजर मैंने आपको ऊपर बताया था, आपको बताना है कि कितने पेंशन फंड मैनेजर मैंने कितने नंबर आपको बताए हैं, ठीक है। आपको नंबर बताने हैं, नाम नहीं पूछे मैंने, क्योंकि नाम एकदम से आपको याद भी नहीं होंगे। अब ये कह रहा है कि एक सब्सक्राइबर है जिसने एनपीएस में एनरोल करवाया है, ठीक है। उसको खुद कुछ नहीं आता था, तो उसने क्या करा, उसने कौन सी चॉइस ले ली? उसने उसने ले ली ऑटो चॉइस, ठीक है। ऑटो चॉइस ले ली उसने। ऑटो चॉइस में उसे मैनेजर अपॉइंट हो गया एक। अब वो मैनेजर बदलना चाहता है, तो एक सब्सक्राइबर कितनी बार, मतलब एक साल में कितनी बार अपना वो मैनेजर बदल सकता है? तो ये इसका आंसर है ओनली वंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ये आंसर आपको देना है। ये अभी मैंने आपको पूछा था ना, पेंशन फंड मैनेजर कितने होते हैं, ये मैं नहीं बता रही, आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में ये कुछ नाम दिए गए हैं, वन ऑफ द पेंशन फंड मैनेजर। ये कह रहा है कि पेंशन फंड मैनेजर कौन से हैं। तो याद करो, मैंने आपको एलआईसी भी बताया था, आईसीआई भी बताया, एसबीआई भी बताया, तो ऑल ऑफ द दीज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अब देखो, अब ये यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 43, नेट असेट्स वैल्यू इज डिक्लेयर। नेट असेट वैल्यू कब डिक्लेयर की जाती है? तो ये आपकी मतलब रोज डेली डेली का होता है। नेट एसेट वैल्यू पता है क्या होती है? देखो मैं आपको बताती हूँ। मैं जैसे आपने मार्केट में पैसे लगाए, आपने 2 रुपए लगाए मार्केट में, ठीक है। तो आज शाम को उसका पता चल जाएगा कि वो 2 रुपए है, या 2 रुपए 50 पैसे, या 2 रुपए 25 पैसे, या 1 रुपए 25 पैसे। तो मतलब उसकी वैल्यू पता चलती है, ये डेली चेंज होती है, ठीक है। तो ये जब आप किसी इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट करोगे ना, तो उसकी एक रिपोर्ट बन के आती है, वहां पे लिखा होता है एनएवी। एनएवी लिखा होता है, फिर यहाँ पे लिखा होता है जो आपने अमाउंट लगाया है वो लिखा होता है, फिर दूसरा अमाउंट लिखा होता है कि अब उसका उसका एनएवी कितना चल रहा है। मतलब जैसे मान लो आपने 2 रुपए लगाए, तो हो सकता है उस टाइम पे 2.25 रुपए चल रहा हो। आपने लगाया 5 रुपए, तो हो सकता है उस टाइम शाम तक के टाइम पे एट द एंड ऑफ द 4 रुपए चल रहा हो। तो ये एनएवी होता है, ठीक है। ये मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। चलो क्वेश्चन नंबर 44, स्विचिंग ऑफ असेट्स एलोकेशन विद सेम पीएफएम इज परमिटेड। देखो, असेट्स एलोकेशन को स्विच करना, कितनी बार स्विच कर सकते हो आप? वंस पर ईयर, ठीक है, वंस पर ईयर। एनएवी जैसे मान लो एनएवी होती है, एनएवी होता है कि एक फंड मैनेजर ने आपकी एनएवी किसी अलग स्टॉक में लगाइए, किसी में अलग, किसी में कितनी लगाइए, किसी में कितनी लगाइए, तो आपको वो चेंज करवानी है ना। तो आप वंस इन ईयर करवा सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म कर बता देना मुझे पीएफएम की। क्वेश्चन नंबर 45, एनपीएस इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन। जो हमारा एनपीएस का इन्वेस्टमेंट होता है, वो कैसा होता है? गारंटीड होता है, फिक्स होता है, मार्केट लिंक होता है, या प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट फिक्स करती है, या इक्वल टू बैंक एफडी? इसका आंसर किसी को पता है तो प्लीज बता दो। तो ये हमारा मार्केट से लिंक्ड होता है ना। ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, मार्केट से लिंक्ड है, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट बढ़ती है, हमारी एनएवी की वैल्यू बढ़ती है। हमारी मार्केट डाउन जाएगी तो हमारी एनएवी की वैल्यू भी डाउन जाएगी। देखो शेयर मार्केट भी बहुत वो चीज है। अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना हो ना शेयर मार्केट से रिलेटेड भी, तो आप मुझे पूछ सकते हो, बिकॉज आई एम ए होल्डर ऑफ कैपिटल एंड डेरिवेटिव शेयर मार्केट सर्टिफिकेशन, ठीक है। कैपिटल एंड डेरिवेटिव का भी मैंने सर्टिफिकेशन किया हुआ है,
तो आप अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 46। अब आपके मैंने बताए थे टोटल 7 चैप्टर बताए थे मैं कि मैं ये लेक्चर 60 पार्ट्स में कराऊंगी 7 चैप्टर में। तो हमारे 3 पार्ट यहाँ तक खत्म हो गए क्वेश्चन नंबर 45 तक। अब हमारा ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में मैंने क्या करवाया है आपको, फोर्थ पार्ट में मैंने आपको बताया है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट, ठीक है, टैक्स बेनिफिट बताया है मैंने। टैक्स बेनिफिट क्वेश्चन नंबर 46 से 60 तक टैक्स बेनिफिट के बारे में बताया गया है। तो चलो अब मैं आपको बता देती हूँ कि टैक्स बेनिफिट क्या होता है। मैं इसके पहले आपको थ्योरी बताती हूँ, फिर उसी के हिसाब से हम एमसीक्यूज लगाते जाएंगे। यहाँ पे मेंशन करो ट्रिपल ई। यहाँ पे आप एक सेकंड, ये क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे लिखते हैं हम ट्रिपल ई। ट्रिपल ई क्या होता है? ट्रिपल ई होता है एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट, मतलब ये एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट और एग्जाम्प्ट, ये ट्रिपल ई होता है हमारा। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा सकती है ना। ठीक है, तो इसका क्या बेनिफिट होता है देखो। अब हमारी आती है एटीसी। ठीक है, एटीसी, एटीसी के अकॉर्डिंग आपको 1 लाख का एग्जम्पशन मिल जाता है, मतलब 1 लाख की छूट मिल जाती है एनपीएस में, उसका टैक्स नहीं लगता 1.50 लाख पे। ठीक है, और अगर 80CCD1 है, ठीक है, 80CCD1 है तो यहाँ पर आपको 50,000 तक की छूट मिल जाएगी। ठीक है, 80 ये मिलती है 80CCD1 में 50,000 तक की छूट, और 1.5 लाख की छूट कब मिलती है? ये आपकी मिलती है 80C में। ठीक है, और एक होती है 80CCD2। ठीक है, इसमें आप अपना 10% प्लस डीए पर टैक्स सेव कर सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 ट्रिपल ई हो गए ना, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। पहले पे मैंने बताया 50,000 रुपए, ठीक है, 80C पे मैंने 80 पहले पे मैंने बताया 50,000 रुपए इस वाले पे, फिर 80 सी सॉरी 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 हाँ, इस वाले पे मैंने बताया 50,000 रुपए, फिर मैंने आपको 80C पे बताया 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए, फिर मैंने आपको बताया 80CCD2 पर 10% प्लस डीए सेव कर सकते हो। तो अब ये सारे क्वेश्चन इसी बेस पर आएंगे। ठीक है, अब इसका आंसर तो आपको मैंने बता ही दिया है। आंसर क्या है इसका? 80CCD का मैंने क्या बताया है, क्या आंसर आएगा जल्दी कमेंट कमेंट में बताओ। 80CCD1 का आएगा आपका 1.5 लाख रुपए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा आ गया 80CCD1। ठीक है, 1 के साथ इसमें बी लगा हुआ है एडिशनल। तो इसमें मैंने आपको कितना बताया था? इसमें मैंने आपको बताया था 50,000। इसका आंसर हो गया 50,000 की, 50,000 की छूट मिलेगी एडिशनल डिडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड एनपीएस इज डिडक्टिबल विद सेक्शन। किस सेक्शन में आता है? ठीक है, तो ये आप चेक करके बताओ किस सेक्शन में आता है, क्योंकि मैंने भी आपको थ्योरी तो बता ही दी है। ये आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 80CCD2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस इज कैप्ड एट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे कैप्ड हो जाता है? ठीक है, ये देखो, ये होता है बॉक्स बी एंड सी। इसका आंसर है बी एंड सी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने क्या मेंशन किया हुआ है वो भी आप देखो। फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय मैक्सिमम बेनिफिट कितना होता है प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए? 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, और सेंट्रल के लिए कितना होता है? 14%। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसकी क्वेश्चन की दे दी थी। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 60 ईयर हाउ मच ऑफ एनपीएस कॉर्पस कैन बी विड्रॉ टैक्स फ्री। 60 साल की उम्र में कितना अमाउंट टैक्स फ्री होगा? तो मतलब कितना परसेंट टैक्स फ्री होता है? अब मैं आपको ही बताती हूँ, देखो
होता तो टैक्स फ्री 60% है, पर इसकी थ्योरी में अब ये क्वेश्चन अलग आ गया तो इसकी थ्योरी बताती हूँ मैं आपको। ये देखो, हाँ, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो अपना लमसम अमाउंट, मतलब एक एक बार में अपना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है ना, ठीक है, लमसम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो और आप 60 साल की एज है, तो 60% टैक्स फ्री होगा, ठीक है, 60% टैक्स फ्री होगा, 60% का टैक्स नहीं लगेगा। और 40% जो आपका अमाउंट होगा ना एन्यूटी, एन्यूटी को सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो पर मंथ पेंशन जो आपको मिलेगी, तो उस पे आपको टैक्स पे करना होगा 40% पे। समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? देखो, 60% अगर आप विड्रॉ करते हो 60 साल की एज में, ठीक है, तो मतलब सॉरी 60% नहीं, 60 साल की एज में आप अपना लमसम अमाउंट विड्रॉ करते हो, तो आपका जो 60% होगा वो तो टैक्स फ्री होगा, है ना। और अगर और जो बचा हुआ 40% जिसकी आपको पेंशन मिला करेगी, एन्यूटी, एन्यूटी बोलते हैं इसे, एन्यूटी, वो उस पे आपको 40% पे टैक्स पे करना होगा, ठीक है, टैक्स पे करना होगा। और दूसरा पॉइंट अगर सुनो, ये तो हो गई 60 साल, है ना। और कोई पर्सन 60 साल की एज से पहले अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? पेंशन एन्यूटी, यानी कि पेंशन और एन्यूटी एक ही बात है, पेंशन एन्यूटी में 80% पड़ जाएगा और लमसम पे 20%, ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, 60 साल से अगर वो विड्रॉ कर रहा है ना, तो पेंशन पे फिर 80% टैक्स जाएगा, ये याद रखना, ठीक है, पेंशन पे फिर 80% टैक्स चला जाएगा और जो लमसम अमाउंट है उसे 20% लग जाएगा, ठीक है। अब सुनो, इतना समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमेनिंग कॉर्पस एट रिटायरमेंट मस्ट बी, जो हमारा बचा हुआ कॉर्पस होता है वो क्या, उसका क्या होता है, क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर किसी को पता है तो कमेंट कर दो। जो हमारा होता है ना इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड इन एन्यूटी, वो हमारे पेंशन में चला जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि 60% तो आपने निकाल लिया, तो उस पे 60 आपने जो निकाला उस पे 60% तो टैक्स लग गया, और जो हमारा 40% था वो हमारा पेंशन में चला जाएगा, ठीक है, पेंशन एन्यूटी में चला जाएगा, तो इसका हो गया इन्वेस्ट इन एन्यूटी 40%, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 52। इसको क्लियर होने दो अभी। ये क्या हो गया? एक सेकेंड। एक सेकंड, शायद इसमें कुछ एरर हो गई है, ये हैंग हो रहा है। हाँ, ये चलेगा नहीं। ये लेक्चर मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 से मैं आपको कल करवाती हूँ। ये देखो चल नहीं रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा ये। हो गया हो गया हो गया। चलो तो कर लो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, इज एन्युटी पेंशन रिसीव फुली टैक्स फ्री? क्या जो एन्युटी की पेंशन होती है वो फुली टैक्स फ्री होती है? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टैक्स फ्री तो होती नहीं, मैंने तो कहीं कहीं पे कहा ही नहीं कि टैक्स नहीं लगेगा। आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। ये हैंग कर रहा है बोर्ड थोड़ा सा, मैं इस लेक्चर को कल ही करवाती हूँ, ठीक है। इतना मैं अभी अपलोड कर देती हूँ आपके लिए। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू।